अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है जो लाहौर से निकला था जुमे के रोज़ लिबर्टी चौक से गुजरांवाला पहुंच चुका है। चौथा रोज़ है मार्च का और इमरान खान साहब के खिताबात का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने खिताब किया और यही कहा कि NRO अगर एक बार फिर से शरीफ फैमिली को दिया गया तो कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। और पैगाम उन्होंने यही दिया कि किसी भी डील को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और फ्रेश इलेक्शंस के अलावा, नए मैंडेट के अलावा PTI किसी भी नुकात के ऊपर राज़ी नहीं होगी। इसके अलावा एक बड़ी हैरानकुन चीज़ जो थी वो इमरान खान साहब का ट्वीट था जो कि सामने आया, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 6 माह से मैं एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सवाल ये है कि अब ये इनकलाब मुकम्मल कैसे होगा, आया बैलेट बॉक्स से होगा या खून रेजी से होगा। और इसके ऊपर ख़ासी डिबेट भी हो रही है क्योंकि फैसल वावडा साहब जो कि तहरीक इंसाफ के अपने ही रुकन थे, उन्होंने आज से 4 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि खून रेजी होने जा रही है। और इमरान खान साहब के इस ट्वीट की जो आखिरी लाइन है, अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें भी ये चीज़ सामने आ रही है कि खान साहब यही सवाल कर रहे हैं कि बैलेट बॉक्स या फिर खून रेजी। तो डिबेट अब यह है कि इमरान खान साहब आया इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस को या फिर वो सिग्निफाई कर रहे हैं कि अगर फ्रेश इलेक्शन नहीं मिलते तो हम जो वोटर है हमारा या सपोर्टर है उसको नहीं रोक पाएंगे। इसी मौजू पे आज हमने बात करनी है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत की जानिब से भी रेड जोन को 0 पॉइंट तक तोसी दी गई है, दफ़ा 144 नाफिज की गई है और तैयारियाँ गवर्नमेंट की भी जारी हैं कि जैसे ही इस्लामाबाद ये मार्च पहुँचेगा तो अमन व अमान को वो बरकरार रख पाएँ। और इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब के कत्ल की अगर बात कर ली जाए तो तहकीकाती कमेटी कायम की गई है, 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन कायम हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। इन्हीं मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। जुल्फ़िकार अली बदर पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ा रूमी मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे इमरान खान साहब का ये ट्वीट जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 6 माह से इनकलाब आ रहा है और अब सवाल ये है कि बैलेट बॉक्स से आएगा या खून रेजी से आएगा, कैसे देखते हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, खान साहब का ये जो ट्वीट है ना, खान साहब नए तजर्बे करने का के ऊपर काम करते रहते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए, इनकी हिस्ट्री को देखा जाए तो खान साहब 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम से स्टार्ट हुए थे, पाकिस्तान को IMF के कर्जों से निजात दिलवा रहे थे, पिशकोल ना उठाने की बातें करते थे और यहाँ पे 1 लाख नौकरी, 50 लाख घरों का इन्होंने दावा किया था। ये जो इनकी बातें हैं ना, ही इज नॉट अ प्रैक्टिकल मैन। इनका एक दिन का भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का, किसी ऑफिस का एक्सपीरियंस नहीं है। और पॉलिटिक्स के अंदर जो इनके साथ अरस्तू और अफलातून रखे हुए हैं, जिन्होंने इनकी हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के को इतना इरिपेरेबल डैमेज और लॉस पहुंचाया है, उन सारे लोगों के साथ मुशावरत करके ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और सियासत करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है। 2018 में जब ये आए तो ये ग्राउंड रियलिटी पे अगर देखा जाए तो ये अपनी तमाम सीटें जीत भी नहीं सकते थे अगर इनको द पीपल हु मैटर उनकी सपोर्ट ना होती। तो खान साहब की इस चीज के ऊपर के ये यहाँ पे मैं एक इनकलाब देख रहा हूँ। इनकलाब के लिए बंदे के करेक्टर का होना बड़ा जरूरी है, अच्छा लीडर का करेक्टर, फुल लीडर होना जरूरी है, उसका विजनरी होना जरूरी है, उसका प्रिंसिपल होना जरूरी है, उसके साथ अच्छी टीम मेंबर्स का होना जरूरी है, उसके साथ फिर नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए हैं जो कि इनकलाब की तरफ आप लेके जाते हैं, आप आवाम को एजुकेट करते हैं आप। और जो इनकलाब आते हैं वो अच्छी चीजों के लिए आते हैं, अपने जाती मुफाद के लिए या अपने जाती मकसद को हासिल करने के लिए नहीं आते। तो खान साहब की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, खान साहब ने हमेशा मैं और मैं की बात की है। ही इज अ आई पर्सन, ही इज नॉट अ वी पर्सन, ही इज नॉट अ पर्सन हु कैन बी रिलायबल कि ये एक टीम के ऊपर काम करेंगे। ये समझते हैं कि मैं हूं तो मेरी वजह से दुनिया है और अगर मैं नहीं हूंगा तो दुनिया नहीं होगी। और इनको एक और अपने बारे में बड़ी गलतफहमी है, तो ही थिंक्स हिमसेल्फ कि ये ही इज द ओनली ऑनेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान, जो कि ऐसा नहीं है। खान साहब की किस किस चीज के ऊपर मैं बात करूं, अगर बात करना स्टार्ट करूं एक एक दिन एक एक जुमले के ऊपर, खान साहब ने 12 मौसम गिनवा दिए दुनिया के अंदर। खान साहब ने जर्मनी और जापान का जो है बॉर्डर मिला दिया। यानी आपको मैं क्या अर्ज करूं कि आप एक उस शख्स की ट्वीट के ऊपर आप हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ
इस ट्वीट को तो सीरियस ही नहीं लेना चाहिए। नहीं जुल्फिकार साहब देखिए ना, एक पॉइंट इसमें सीरियस है, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं खून रेजी से ये इनकलाब आएगा या बैलेट से आएगा। और आपको पता है कि वफाकी हुकूमत जिसका आप भी हिस्सा हैं करंट गवर्नमेंट का, वो यही प्रेडिक्ट करती आई है कि वायलेंस हो सकता है। कोर्ट में भी गए थे आप लोग, अब उन्होंने खुद ट्वीट कर दिया है। तो इंपॉर्टेंस ये है इस ट्वीट की कि आया ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस है या कोई रिपोर्ट्स है उनके पास कि अगर इलेक्शन ना अनाउंस हुए तो मैं अपने जो कारकुनान हैं उनको रोक नहीं पाऊंगा, कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। देखिए, बेसिक मकसद अगर ये खून रेजी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये समझ लें कि इनकी इंटेंशन है, मेंस रिया है कि ही कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। और अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन के जरिए या बैलेट के जरिए ये मामले को हल होना चाहिए, उसके लिए अगर गवर्नमेंट स्टेप लेके एक कमेटी बना सकती है कि हम निगोशिएशन टेबल पे तैयार हैं, तो खान साहब को भी चाहिए कि एक डायलॉग की टेबल पे आके बैठ के सीरियस लोगों के साथ कमेटी बनाए और वो टेबल के ऊपर बैठ के डायलॉग करे और मसले का हल निकाले। ना ये बैलेट और इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बैलेट और जो इलेक्शन है वो टाइम पे होगा, उससे पहले नहीं होगा। और इनके पास अगर कोई ऑप्शन मौजूद है वो खून रेजी की है। सही, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। रजा साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि ये ट्वीट जो है इसमें आपको लगता है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस का फैक्टर मौजूद है? देखिए, इंसाइटमेंट टू वायलेंस का मैं तो ये जरा मुश्किल हो जाएगा कि उसको इंसाइटमेंट कंसिडर करना। लेकिन जाहिर बात है कि आप मुजम्मिल, आपके इल्म में ये है कि बहुत से लोग इस चीज का खदशा, इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च जो है ये अपने प्लान के तहत इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुंचता है और हुकूमत उसको रोकती है या उसके ऊपर जो है तसादुम होता है, तो फिर खून खराबे का बिल्कुल एहतमाल है। और कई लोग तो ये भी कह चुके हैं, हामिद मीर साहब भी कह चुके हैं कि मार्शल लॉ लगने का खतरा है। नजम सेठी साहब भी ये कह चुके हैं, और भी बहुत सारे मुबस्सिरीन जो पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं। और राइटिंग ऑन द वॉल तो बड़ी क्लियर है कि यही इसका मंतकी अंजाम होगा अगर इमरान खान साहब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के फैसले की पिछली बार भी उन्होंने परवाह नहीं की थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं कोई क्लियर डायरेक्शन दे रही, कोई उनको वो कह रहे हैं कि अभी हम देखते हैं कि क्या होगा। सर आज कोर्ट में उन्होंने जवाब ये दिया कि मुझे इल्म नहीं था कि किसने रजामंदी जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे। जी, तो बस अब वो बिल्कुल मैंने वो देखा, तो वो तो खैर आपको पता है, वो तो इस तरह के जवाब कानूनी फोरम्स के ऊपर गोलमोल ही देने होते हैं ताकि अपनी बचत भी रहे और मामला भी आगे चलता रहे। तो ये तसादुम का बिल्कुल खतरा है। और यही शायद अगर खान साहब की मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, उनकी कोई फेस सेविंग नहीं होती, उनको कुछ मिलता नहीं, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे इसी जो है लाया अमल के को सामने रखते हुए। क्योंकि फिर आपको पता है ना कि अगर नहीं तो फिर कोई भी नहीं, या हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो ये वो वाला मामला हो जाएगा। इसीलिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम बात है कि हुकूमत वक्त को, शहबाज शरीफ साहब को और उनकी कैबिनेट को इनिशिएटिव लेकर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। ये ठीक है कि उनका कानूनी और आईनी हक है कि वो पूरी अपनी मुद्दत करें अगस्त 2023 तक। लेकिन अगर 2-3 महीने पहले इंतखाबात हो भी जाते हैं तो क्या मजायका है, मई जून में हो जाए तो कोई बड़ी कयामत नहीं आ जाएगी। यही वजह है कि इस वक्त जरूरत है कि सियासी पार्टियों के दरमियान सियासी लेवल के ऊपर डायलॉग का जो ब्रेक डाउन है, और यही वजह है कि जब वो ब्रेक डाउन होता है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जंप इन करती है। पाकिस्तान की तारीख यही हमें बताती है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और बदकिस्मती से आज हम उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं। अब ये बहस सानवी हो गई है कि किसका कसूर ज्यादा है, किसका कम है। अभी तो यह है कि मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए इस तरह की सूरत हाल से मुकम्मल गुरेज करना जरूरी है। ठीक है, सूरत हाल को अवॉइड करना पड़ेगा। पॉइंट आ गया आपका। बैरिस्टर एहतशाम ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। डिस्कशन यही हो रही थी कि पीटीआई के जो चेयरपर्सन हैं इमरान खान साहब, उनसे ट्वीट सामने आया है और उन्होंने एक बाइनरी पेश की है कि आया बैलेट बॉक्स से इनकलाब आएगा अब या फिर खून रेजी से आएगा। तो आपको लग रहा है कि ये एक डेंजरस सिचुएशन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान अब? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। सिचुएशन तो डेंजरस है क्योंकि आप पस मंजर में देखें जो कुछ हुआ है, और खास तौर पे अगर मैं अर्शद शरीफ के वाक़े का जिक्र करूं तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, एक फेयर है, खौफ है, और उसमें इतना बड़ा लॉन्ग मार्च हो रहा है और उसमें पीडीएम के वफाकी वजीर
राना सनाउल्लाह, उनकी पुराना रिकॉर्ड आप देख लें और उनके अभी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी देख लें, तो एक फेयर तो है कि शायद खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई ऐसा तसादुम ना हो जिससे इंसानी जानों का ज़िया हो या खून बहे, तो वो किसी सूरत होना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल ये खदशा तो है। तो ये ट्वीट देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि फैसल वावडा साहब जिस जानिब इशारा कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ वेट था? नहीं, कोई वजन नहीं था। फैसल वाडा सिर्फ अपनी नाअहली जो है उसको खत्म करवाने की एक कोशिश कर रहे थे। मतलब कि जो मैंने कहा वो अपनी जगह पर, लेकिन वाडा साहब को सामने लाकर अगर आप इस चीज को जस्टिफाई करें तो वो मेरी समझ में इस वजह से नहीं आता क्योंकि उसके पीछे मुझे सियासी मकासद और अजाइम और मफादात नजर आते हैं। अच्छा, वाडा साहब जो है उन्होंने जो कुछ किया वो एक तरह से डिच करने के मुतरादिफ था, वो बैक स्टैबिंग के मुतरादिफ था, और उसमें मुझे ये चीज नहीं नजर आती जिस तरह से मैं या आप या रजा रूमी साहब अभी थोड़ी देर पहले जिन खदशात का इजहार कर रहे थे कि खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए और नहीं होना चाहिए, वो और चीज। एहतशाम साहब, आपने जिक्र किया अरशद शरीफ साहब का, आपको लगता है कि पॉलिटिसाइज किया गया उस मैटर को पाकिस्तान में? बिल्कुल किया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत लोग कर रहे हैं, आप बताएं, आपको भी पता है, और आप जो कुछ कह रहे हैं मैं देखता हूं, आपको सोशल मीडिया पर भी देखता हूं, तो बहुत लोग कर रहे हैं, हर साइड कर रही है, कौन नहीं कर रहा आप मुझे बताएं ना। मतलब कि ये जो अभी हमारी सहाफी जिनकी डेथ हुई है, उनकी मौत पर भी, उनकी शहादत पर भी, जी सदफ जो है, उस पर भी सियासत हुई है, उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग की गई है। उस इंसिडेंट को और अरशद शरीफ के इंसिडेंट को एक साथ बनाकर प्रेजेंट करने की भी कोशिश की गई है। कोई जी शऊर आदमी मुझे बताए क्या दोनों में कोई मुमासलत है? मतलब कि दोनों इक्वली सैड इंसिडेंट्स हैं और दोनों पर एक जैसा अफसोस बनता है, लेकिन आप कहें कि दोनों के पीछे मुहर्रकात एक ही हैं और हिकमत अमली एक जैसी है और दोनों के ताने बाने एक ही जगह पर जाकर मिलते हैं, तो ये तो बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ, इलॉजिकल और गैर मंतकी किस्म का तज्जिया होगा। तो सियासत तो अरशद शरीफ साहब के कत्ल पर भी हो रही है और सदफ साहिबा के कत्ल पर भी हो रही है। बिल्कुल कंस्पिरेसी का रंग दिया जा रहा है। पॉइंट आ गया सर आपका। अली बदर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से अब कमीशन भी तश्कील दिया गया अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर था उसको इन्वेस्टिगेट और प्रोब करने के लिए, तो इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स रही हैं पहले और DGISPR के जो बयानात रहे हैं, उसके तनाजुर में गवर्नमेंट कैसे प्रोसीड करने वाली है अब? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर खान साहब के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि कौन से नाम है जिन्होंने ये किया है, जिसकी वजह से उन्होंने एडवाइस किया इनको कि आप चले जाएं यहाँ से, तो शामिल तफ्तीश फिर उनको भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया था, ये जो अरशद शरीफ साहब वाला हुआ और जो मैडम सदफ का हुआ। क्योंकि अगर इस मामले के अंदर जिस जिस शख्स ने बयान दिया हुआ है तो उन सबको बुला के इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए, उनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर लेनी चाहिए, ताकि इससे मामला जो है ना बड़ा एक ट्रांसपेरेंट ही इसके ऊपर इंक्वायरी हो जाएगी और इसका जो कंक्लूजन है ना वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो गवर्नमेंट ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई हुई है, अभी आज ही जस्टिस रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी सरबराही में एक पुलिस वाले हैं और एक और साहब है, तो वो जाके मैटर को प्रोब करेगी और सारा देखेगी कि अली साहब, लेकिन कता कलामी की माजरत, इसमें राना सनाउल्लाह साहब का प्रेस में आकर ये कह देना कि ताने बाने इमरान खान से मिलते हैं, आपको नहीं लगता कि ये कंस्पिरेटोरियल माइंडसेट के साथ बात कर दी उन्होंने कोई सबूत के बगैर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वक्त से पहले आके कोई भी बात करना वो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकती है। जैसे इमरान खान साहब पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि मुझे पता है क्या है। अगर खान साहब को पता है इसके अंदर KPK गवर्नमेंट शामिल है, बहुत सारे इमरान खान के करीबी लोग शामिल हैं, जो अरशद शरीफ साहब जिस दिन जिंदा थे उससे पहले वो कह रहे थे कि हमने जी भेजा है और ये खदशात है। अगर उनके पास कोई खदशात थे तो उनको चाहिए कि आके वॉलंटियर करें और आके सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें कि कहाँ पे वो जाते हैं, ताने बाने किधर जाते हैं, किस पॉइंट पे जाते हैं। ये एक साइड हमेशा ये दोनों साइडों में से होता है, एक साइड एक को ब्लेम करती है, दूसरी साइड दूसरे को ब्लेम करती है, तो यहाँ पे हो रहा है। बट इस मैटर की बेहतर है। अली बदर साहब, आप बिलावल भुट्टो साहब को भी असिस्ट करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में काफ़ी रेलेवेंस है, तो आप UN के कमीशन के हवाले से कुछ बता सकते हैं कि उसका मुतालबा करेंगे, उसके लिए कुछ करेंगे आप? देखिए, ये लेटर अगर UN ने करना ना, UN को लेटर लिखा जा सकता है, बट UN की अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो इस तरह के मैटर्स के ऊपर इंक्वायरी
इन्वेस्टिगेशन प्रॉप करती है या नहीं करती, और फिर उसके ऊपर उनके अपनी जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है उन्होंने खुद करनी होती है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज हुई नहीं। लेकिन आप यूएन को जो है फोर्स नहीं कर सकते कि करें, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आज प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी है जो इस मैटर को जाके प्रोब करेगी, और वो हाई लेवल एक जुडिशियल। अली साहब, हमने फवाद चौधरी साहब से यही सवाल किया, गवर्नमेंट की कमेटी की रिपोर्ट को ट्रस्ट करेंगे या नहीं? उन्होंने कहा कि जो कत्ल करने वाले हैं उन्हीं की रिपोर्ट को कैसे ट्रस्ट करें? देखिए, फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब की अगर बात देखें तो यही वो लोग हैं जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट भी किया था। आज उन्हीं की अपॉइंटमेंट के बाद उन्हीं पे करते हैं। कभी ये किसी एक सर वैसे वो कहते हैं हमने नहीं किया था, हमें प्रेशर डाला गया तो हमने नाम जो है फॉरवर्ड कर दिया। बात ये है कि साइन किसके थे ना, देखा जाए प्रेशर था तो प्रेशर डिक्लाइन कर देते। DGISI की अपॉइंटमेंट में भी तो 1 महीना डिले किया था ना, तो इस पे भी डिनाई कर देते। क्यों की थी, कोई इतना क्या प्रेशर था? असल बात ये है कि ये इनके पास ना तो तजर्बा है, ना काबिलियत थी, ना अहलियत थी, तो इन्होंने बस ऐसे जहाँ से जो चीज सुनी वहीं पे वो कर दी। अगर जो बातें खान साहब आज कर रहे हैं, जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट करनी थी उस टाइम पे खान साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर के पास तो एक एक बंदे की इन्फॉर्मेशन होती है। असल हकीकत ये है कि इनकी मर्जी का काम हो तो ये कहते हैं ठीक है, इनके खिलाफ काम हो तो ये कहते हैं भी हम तो उसके ऊपर एग्री नहीं करेंगे, हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो लिहाजा ये एक जो है ना इररिलेवेंट सी बात करते हैं और बिल्कुल पॉलिटिकली मैच्योर सी बात है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। ये गुफ्तगू जो आपने की है इसका जवाब भी ले लेते हैं। PTI के रहनुमा सैयद यावर बुखारी ने हमें ज्वाइन किया। यावर साहब, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। पूछना आपसे ये चाहते हैं कि एक पॉइंट ज़रा क्लियर कीजिएगा। असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DG ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उन्होंने ये कहा कि जो रात को मुलाकातें करने वाली बात है पसे पर्दा, वो मुलाकातें ज़रूर हुई हैं लेकिन हमने कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन करवाने की बात की है। तो आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ने करवाना है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजहुम। आइन में बहुत सारी ऐसी बातें नहीं लिखी हुई हैं जो होती हैं, इसमें कोई शक है किसी को? सर मिसाल दे देना, आप जरा समझ आ जाएगी बात की। तो बात मैं बड़ी क्लियरली कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल एक प्रूवन रोल नहीं है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, हमारी जमहूरियत के अंदर रोल है। 3 दफा जमहूरियत को खत्म भी किया गया। क्यों किया गया? आइन की मौतली हुई थी ना सर उसमें। ये वो बातें हैं ना कि जिनका भी करने का फायदा कोई भी नहीं है। हम एक डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं ताकि मुल्क के अंदर एक सिचुएशन काम डाउन हो, और जब तक ये सिचुएशन काम डाउन नहीं होती आपकी किसी तरीके से इकोनॉमी सेटल नहीं हो सकती। और ये चीज, ये खतरा इतना बड़ा है, अगर किसी को अपनी जिद मुल्क की किसी चीज से आगे है, चाहे किसी तरफ भी हो, क्योंकि जब आप गैर फिक्री फैसला करते हैं, ये कहते हैं ना कि आईनी फैसला हुआ है, ये बिल्कुल आइन को इस्तेमाल किया गया। आईनी फैसला अपनी जगह होता है, आइन को इस्तेमाल करना अपनी जगह होता है। ये आइन को इस्तेमाल करके एक फैसला किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो इनके साथ खड़े नहीं होना चाहते थे, उनको खड़ा किया गया इनके साथ। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि मुझे बताएं कौन सा ऐसा एक इदारा है कि जो इस टाइम पे स्नैप इलेक्शंस करवा सकता है, फौरी इलेक्शंस करवा सकता है? वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और कोई भी नहीं है। उनसे बात करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठ के नहीं जाते रहे उनके पास, शहबाज शरीफ आए उनसे बात नहीं करते रहे, डिग्गी में बैठ के नहीं जाते रहे ताकि किसी को पता ना लगे और इंफॉर्मेशन की है मौसत ना जाए। बिल्कुल सर, लेकिन देखिए ना, आपका सियासत में जो सेलिंग पॉइंट था वो ये था कि आप शहबाज शरीफ वगैरह से मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल हम मुख्तलिफ हैं, हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप मुझे बताएं कि हमने कौन सी बात वो की कि जो शहबाज शरीफ वगैरह करते थे हमने वो किया, हमने बंदे खरीदे, हमने बंदे बेचे, हमने क्या किया? वो तो बंदे खरीदे और बेचने में बात करते हैं। हम लोग इन चक्रों में नहीं पड़ते। हम जो बात करते हैं सीधी, जो रिस्पॉन्सिबल होते लोग हैं, जो कंट्रोल में होते हैं, हम उन्हीं से बात कर सकते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट है और तो कोई भी नहीं। सही, ठीक है सर, पॉइंट आ गया। रजा रूमी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवा सकती है, हमारा मुतालबा आईनी है। देखिए, यही बात है कि आईनी मुतालबा भी है, और फिर जब आपने सवाल पूछा कि
क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये रोल है, मतलब ये कंफ्यूजन दिखाई देती है। और अनफॉर्चुनेटली यही वजह है कि इमरान खान साहब भी, अगरचे कि वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत जो है वो सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए नहीं है। और वो इसलिए है कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, अभी मैंने अभी बयान पढ़ा सोशल मीडिया पर कि इन चोरों का जो है साथ छोड़ दीजिए। तो यानी कि उनका उन्होंने साथ कहा छोड़ अगर इस दीजिए, बार आपने एनआरओ दिया ना तो कौम माफ नहीं करेगी। एनआरओ दिया तो कौम माफ नहीं करेगी, यानी कि वो ये समझते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस वक्त पीडीएम का साथ दिया मार्च में, यानी कि इमरान खान साहब के हक में मदाखलत नहीं की, क्योंकि वही उनको लाए थे इक़्तिदार में, वही उनकी गवर्नमेंट चला रहे थे और वही बचा सकते थे। तो उनको यही गिला है लीडरशिप जो है इस वक्त मौजूदा फौज की, जिसका वो आप जिक्र कर चुके हैं, पब्लिक डोमेन में सब कुछ आ चुका है। तो लेकिन ये है कि ये सिविलियन बालादस्ती की सियासत नहीं है। सिविलियन बालादस्ती की सियासत तो उस तरह से होगी कि इमरान खान साहब खुद अपने सियासी जो उनके हैं हम असर हैं दीगर पार्टियों में, उनके साथ मुज़ाकरात करें, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है दूसरे के ऊपर बात करें कि अगर वो वाकई ही में सीरियस हैं तो वो फिर कहें कि आइए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ज़रदारी मिलकर हम वो तरीका निकालें कि दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत नहीं करेगी या वो उस रोल में नहीं होगी, हम मुत्तहद हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो अभी तक चोरों डाकुओं से बात नहीं करना चाहते। तो इस तरह मामला नहीं चलते। रजा साहब, एक और बयान असद उमर साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि अगर ये सारा कुछ जो हुआ है, रजीम चेंज जो हुआ है, अगर इसका मकसद एक्सटेंशन ही था तो वो तो हम भी देने को तैयार थे आपको। जी जी बिल्कुल, वो तैयार थे। और एक्सटेंशन का तो खैर वो तो आपको अब पता लग चुका है कि डीजीआईएसपी और डीजीआईएसआई ने क्लियरली ये बात भी कह दी है कि उन्होंने उनको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन की ऑफर की थी, जिसको कुछ लोगों ने उसका जिक्र किया है, उसको इस अंदाज में देखा है कि ये तो तकरीबन रिश्वत की तरह एक चीज ऑफर की गई थी। ये वही इमरान खान साहब हैं जो कि कहते थकते नहीं कि नवाज शरीफ ने शायद एक साबिक कोई थे आर्मी चीफ, उनको बीएमडब्ल्यू की गाड़ी जो है उनको और उनके वालिद जो है उसकी चाबियां लेकर गए थे उनके घर। तो वो कहते थकते नहीं है, मगर अपनी जब बारी है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए तो उन्होंने तो कहा कि जी एक एक्सटेंशन एक और ले लीजिए। एक एक्सटेंशन तो दे चुके थे, उन्हीं के गवर्नमेंट में हुई थी पहली जो एक्सटेंशन थी जनरल बाजवा साहब की, और दूसरी वाली भी वो दे रहे थे और उधर एक्सटेंशन भी दे रहे थे। भाई जब वो मामला नहीं बना तो फिर यकायक जनरल बाजवा और दीगर आर्मी के जो हैं लीडर्स, वो मीर जाफर भी हो गए, मीर सादक भी हो गए और न्यूट्रल जानवर भी हो गए। तो ये देखिए, ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब जो है वो उनकी कुछ बातें सही हैं, वो जिस तरह से एक अपनी पॉलिसी लेके चल रहे हैं करप्शन के खिलाफ, वो अच्छी बात है। पाकिस्तान में इसके लिए आवाज उठनी चाहिए, हमारे इदारों में, हमारे ब्यूरोक्रेसी में, सियासी सिस्टम में जो करप्शन है वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब हर वही हरबा इस्तेमाल करते हैं जो उनके मुखालिफिन करते आए हैं और जिनको वो उसका ताना देते हैं, चाहे वो लोटों को अपनी पार्टी में लेना हो, चाहे वो ऑफर्स करनी हो, डील्स करनी हो, डील मांगनी हो, अंपायर की उंगली जो है उसके पीछे जाना हो। तो ये कोई बात बनती नहीं है। लेकिन बहरहाल क्या करें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो उनका बयानिया बिक रहा है और उनकी हर कही हुई बात जो है वो रेजोनेट कर रही है पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक सेगमेंट से। बिल्कुल, इस सब के बावजूद जो है वो बयानिया देखा जाए तो पॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही है और इमरान खान साहब का। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि आया हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के पस पर्दा मुलाकात हो रहे हैं या नहीं। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक और आज से एक दो रोज़ पहले दोनों दिन हमने ये देखा कि खान साहब जो है वो रात को अपनी रिहाइशगाह पर जाकर सुबह वापस आते हैं और सोशल मीडिया पर खासी चहमगोइयाँ हो रही थी इस बारे में कि कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो इस हवाले से ज़रा पूछते हैं अली बदर साहब, आप क्या बता सकते हैं इस पर कि गवर्नमेंट कोई कॉपरेशन करना चाह रही है, कोई बात करना चाह रही है, खान साहब से कोई बात हुई है अब तक? देखिए मुजम्मिल साहब, इसके अंदर
बड़ी क्लियर चीज है कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है कि अगर इमरान खान साहब चाहते हैं तो आके बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं, एक डायलॉग करें और मसले का हल निकालें। एज लॉन्ग एज खान साहब इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट एंड एंटर इनटू द रेड जोन, एक गवर्नमेंट के जो गिवन परमिशन है उस गिवन पॉइंट के ऊपर आके खान साहब लॉन्ग मार्च अपना प्रोसेशन करें, सिट इन करें, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज लॉन्ग एज कि वो आप ये चाहें मोर ओवर के आप आके एक क्रॉस करें रेड लाइन को या रेड एरिया के अंदर, के वहां पे रेड जोन के अंदर एंटर हो, तो मैं समझता हूं कि वहां पे गवर्नमेंट विल टेक एक्शन कि वहां पे इनको किसी को भी एंटर नहीं होने देंगे। बिकॉज इमरान खान साहब का जो, जैसे आपने वीडियो देखी कि ये कहते हैं कि जी हमने कोई बाइंग सेलिंग नहीं की, लेकिन खान साहब की एक ऑडियो है कि भाई खरीदो, 5-7 बंदे चाहिए मुझे, खरीद के दो, समझ गए, तो हम खरीद सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह खान साहब जो अब बैठ के बातचीत कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि मैं उधर जाके यही कहूंगा कि भाई पब्लिक मेरे कंट्रोल में नहीं, आपने तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, कैबिनेट डिवीजन, सुप्रीम कोर्ट, पीटीवी, प्राइम मिनिस्टर हाउस, रेड जोन के अंदर, कुछ एम्बेसियों के अंदर आपने घुस जाना है और वहां पे पुलिस की इतनी तादाद नहीं होगी जितने लोग होंगे। तो ये इनकी इंटेंशन है, इनका प्लान है और इसके ऊपर ये बड़े सीरियसली ये काम कर रहे हैं। ये जो खून रेजी की बात कर रहे हैं, खान साहब ने ट्वीट भी की, इनका यही है कि अवाम को लड़वा दिया जाए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और उसके नतीजे में गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी डीरेल हो जाए। अली साहब, आपको नहीं लगता ये कन्फ्रंटेशन का माहौल दोनों तरफ से है? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं रेड जोन में जाने से पहले रेड होना पड़ेगा, फिर ये भी कर रहे हैं कि वो वफाकी हुकूमत जो है वो रेड जोन को तोसी देती जा रही है, 0 पॉइंट तक पहुंचा दिया उसको। तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी बात करना चाह रही है या नहीं कर रही? देखिए, अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन ना होती बात करने की तो एक जो कमेटी बनाई है मुख्तलिफ फेडरल मिनिस्टर्स पे और मल्टी पार्टी कमेटी है, तो वो कमेटी ना बनाते और खान साहब को इनवाइट ना करते डायलॉग के लिए। तो ये एक चीज क्लियर है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है बैठ के डायलॉग करने के लिए। अब खान साहब को चाहिए कि एक कमेटी बनाए जो आके बैठ के एक डायलॉग ओपन करे, पता चले कि यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे काम होता है। अभी हमारे वन ऑफ द स्पीकर्स इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 1-2 महीने पहले हो सकते हैं, हाँ अगर टेबल पे आ जाए, मेरा ख्याल से रजा रूमी साहब कह रहे थे जी, गवर्नमेंट के अंदर इतने फ्लेक्सिबल लोग हैं, मेच्योर लोग हैं, पॉलिटिकल मेच्योरिटी रखते हैं कि अगर टेबल पे आके बैठ के बात कर ली जाए तो 1-2 महीने आगे क्या पीछे क्या मामलात हो सकते हैं। बट उसके लिए जरूरी है कि टेबल पे आके बैठना जरूरी है। अगर नहीं आके बैठेंगे तो गवर्नमेंट ने तो जो मुकर्ररा टाइम है वो इस पार्लियामेंट का वो पूरा करना है और उसके बाद 3 महीने केयर टेकर है, फिर इंतजार करना पड़ेगा पीटीआई को जाके। जी, पॉइंट आ गया सर आपका। यावर साहब आपसे फिर इलेक्शन करवाएगी। ठीक है, यावर साहब आपसे पूछना चाहेंगे यही बात कि मुज़ाकरात के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो पीटीआई के कोई मुज़ाकरात हुए हैं अब तक हुकूमत से इंतखाबात के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से? नहीं, अभी तक तो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं और हुकूमत बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। मेरा भाई है बदर साहब एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, लेकिन बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हुई है। रेड जोन में जाने की हमारा कोई इरादा नहीं है। हम लोगों ने क्लियरली बोला है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट को जो हम लोगों ने अपील डाली दी थी वो इसलिए किया हुआ था कि हमें करेक्ट वो जो एग्जैक्ट जगह बताएंगे हम उधर ही जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है रेड जोन में जाने की। यावर साहब, वो एक ट्वीट कर दिया ना खान साहब ने, उससे ज़रा डर गए हैं लोग ना। वो क्या उसमें ये रहे हैं कि या बैलेट बॉक्स से इनकलाब आएगा या खून रेजी से आएगा? नहीं, खान साहब ने ये ट्वीट किया जी। देखें, सवाल ये है, उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि अब इनकलाब कैसे आएगा? इनकलाब होता है, इनकलाब होता है और ये हमारी तो ये जो मौजूदा हमारी लॉन्ग मार्च है ये तो एक पुरअमन की लॉन्ग मार्च है। अगर हुकूमत इसके अंदर जानबूझ के राना सनाउल्लाह जैसे जोकर्स बैठे हों और ऐसे दहशतगर्द बैठ के हम लोगों को धमकियां दें, तो आप क्या समझते हैं कि हम लोगों ने चूड़ियाँ पहनी है क्या? हम लोगों के पास चाहे असला नहीं भी होगा तो हम लोग क्या फिर जवाब नहीं देंगे क्या? मतलब मेरे ऊपर गोली आ रही हो तो मेरा साथी जवाब नहीं देगा, मैं गोली से गिर जाऊंगा तो मेरे बाकी साथी जवाब नहीं देंगे। हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अगर ये नौबत आई। राना सनाउल्लाह जो ब्लडी जोकर ऐसे बंदे बिठा के ये बदर साहब जैसे बंदे बैठे हों
कोई ऐसा बंदा बैठा हो कि जो बात करे उसको सेंस हो। देखिए ये खूबसूरत बात थी कि भाई अगर बैठ के नेगोशिएशन होती है तो महीना दो ये चीजें आगे पीछे हो सकती है। ये मिच्योर लोग बातें करते हैं। पीपल्स पार्टी का कोई बंदा इस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह के जानबूझ के उकसाने के लिए दहशतगर्द बैठा हुए और वो जानबूझ के पंगे ले रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी की भी जिंदगी मुश्किल में करेगा, हमारी जिंदगी मुश्किल में करेगा, और जब हमारी करेगा तो हम सबसे बड़ी पार्टी है। इसको तो हम रोंद के चले गए। ये समझ सकते अपने आप। मैं तो क्लियरली आकर टेलीविजन पे कह रहा हूँ, ये रोंदा हुआ चला जाएगा, ये रोएगा, इसका जो हशर होना है। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ये पीसफुल वॉक है। हमारा कोई इरादा नहीं है डी चौक में जाने का, रेड जोन में जाने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है। और हुकूमत का काम है कि अपने आप को मिच्योर करे कि ये जो एक हमारी जमहूरी हक है हम उसको इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी आई, फजलुर रहमान आया, बाकी आए, ये डी चौक के अंदर गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, ये इलेक्शन कमीशन के सामने गए, हमने नहीं रोका। लेकिन अगर इन लोगों में ये खौफ है कि हम लोग पता नहीं क्या कर देंगे, तो वो खौफ इनका एक झूठा वहम है। ये हमारी नियतों को देख रहे हैं। इससे पहले हमने कब किस चीज को नुकसान पहुंचाया? कभी भी नहीं पहुंचाया। पीटीआई ने कभी नहीं पहुंचाया। ठीक है सर, पॉइंट आ गया। रजा रूमी साहब, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, गवर्नमेंट का रिस्पांस जो है लॉन्ग मार्च को लेकर, उस पर आप बता दीजिए आपका क्या व्यू है। और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया कि आर्मी चीफ के हवाले से मुशावरत से कोई नाम फाइनल कर लेते हैं, और उन्होंने मना कर दिया। तो आप अग्री करते हैं कि ये खबर ठीक है? देखिए जी, खबर तो जारी बात है, मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है तो कोई ना कोई तो उसमें हकीकत होगी ना, अनलेस के झूठ जो है वो अब एक कौमी पास टाइम बन गया है या सियासत में कुछ और झूठ के अलावा है ही नहीं, तो फिर तो हम उसको नहीं मानेंगे। बात यह है कि अभी आपने मुझसे पूछा कि क्या ये स्पीकर्स की, ये तो बात मैंने सुन ली, हुकूमत का भी मौक़िफ़, पीटीआई का भी। देखिए ये जो लॉन्ग मार्च है मुजम्मिल, ये लॉन्ग मार्च दरअसल इसका जो बुनियादी मरकजी हदफ के जो है वो है आर्मी चीफ की तकर्री और कौन आर्मी चीफ अगला बनेगा। ये एक ऐसी बात है कि इसका खुद जिक्र इमरान खान साहब कई जलसों में कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने इसका हवाला कुछ इंटरव्यूज में भी बात कही। नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात कही, क्योंकि नवंबर के आखिर में ये तब्दीली होनी है, एक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है। इमरान खान साहब का ये अब टारगेट है कि वो आर्मी चीफ की जो तकर्री होनी है, या तो वो खुद करें, दोबारा जल्दी इंतखाबात होके वो वज़ीर आज़म बने और नया चीफ लगाएं। इसके लिए उन्होंने कामरान खान साहब को एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ को के फैसले की अपॉइंटमेंट को मौखर भी कर दिया जाए तो कोई मजायका नहीं। अच्छा, और अगर वो नहीं हो सकता, चूंकि उनको लग रहा है कि अभी इलेक्शन मुश्किल लग रहा है, तो उन्होंने फिर शायद ये पैगाम भेजा हो, या कुछ उनके जो करीबी साथी या मुश्तरका दोस्त जो होते हैं, उन्होंने कहा भी आप लोग मिल के क्यों नहीं एक फैसला कर लेते। तो ये सारी चीज जो है ये उससे मुंसलिक है। सर ये तो बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट है कि ऑपोजिशन में मौजूद एक इंसान एक मार्च लेकर आए इस्लामाबाद और आर्मी चीफ की तैनाती का मुतालिबा कर दे। कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लियर है इसके ऊपर, तो ये इग्नोरेंस टू लॉ है, क्या कहेंगे इसको आप? जी ये इग्नोरेंस टू लॉ तो नहीं है, पता है उनको, खान साहब को पता है, उनके हवारियों को पता है। ये दरअसल पाकिस्तान में जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली तौर पर जो इस वक्त एक तनाव दिखाई दे रहा है, और कुछ उसका हिस्सा ये भी है कि ये भी सुनने में आया है, ये लोग ही इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उनको कोई रखना भी चाहता है, कोई नया चीफ लगाना चाहता है। तो ये मसले देखिए मुजम्मिल, इसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है। आपने आइन और कानून का हवाला दे दिया, लेकिन कितने और प्राइम टाइम टीवी शोज हैं जो कि इस बात की को उजागर करते हैं कि ऑपोजिशन लीडर का कोई काम ही नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी है आइन और कानून के तहत, जो कि वजीर आजम ने पूरी करनी है। इसमें किसी दूसरे तीसरे का कोई रोल नहीं, चाहे वो इमरान खान साहब ही क्यों ना हो, नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इसको पुश किया जा रहा है, और गड़बड़ जो है वो मैं समझता हूं कि रियासत के अंदर भी कुछ गड़बड़ है, और इसी वजह से ये मामला जो है बिल्कुल प्रेसिडेंट जो है वो आईनी नहीं है, फैक्चुअल नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यावर साहब, रजा रूमी साहब और अली बदर साहब मौजूद थे। और तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। देखना यह है कि इस्लामाबाद पहुँचने पर गवर्नमेंट इसको कैसे ट्रीट करती है। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।